नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूं कार्बनिक यौगिक का भाग 5। इसमें हमें देखना है बहुलीकरण को और विस्तार से, और हम लोग इथाइन यानी एसिटिलीन के बारे में बात करेंगे। तो ये हम लोगों के आज का चर्चा का विषय रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं बहुलीकरण से। सबसे पहले बहुलीकरण हमने इसके पहले भी इसकी चर्चा की थी। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग किसी कार्बनिक यौगिक को कोई एक उत्प्रेरक एवं विशेष अवस्थाओं के उपस्थिति में, मतलब कार्बनिक यौगिक के एक अणु को लिया, एक नहीं, मान लीजिए हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं C2H4 यानी इथीन। इस कार्बनिक यौगिक के हम लोगों ने 5 अणु ले लिए, और इन 5 कार्बनिक, अब ये 5 अलग अलग इथीन के जो अणु हैं, इनको किसी एक उत्प्रेरक और विशेष अवस्थाओं की उपस्थिति में इनको डाला गया। ये कोई एक उत्प्रेरक हो सकता है और विशेष अवस्थाएं जैसे दबाव या तापमान, ये विशेष अवस्थाओं में ज्यादातर दबाव या तापमान, यही सारी चीजें रहती हैं। तो देखा ये जाता है कि ये जो 5 अलग अलग इथीन के अणु हैं, ये आपस में इकट्ठा होके एक बड़ा सा जटिल अणु बन जाएगा, जिसको हम लोग पॉलीथीन कहते हैं। तो यहाँ पे 5 अलग अलग अणु थे, वो इकट्ठा होके सब आपस में मिल गए और एक बड़ा सा जटिल अणु बन गया। तो ये क्या हो गया? ये पॉलीथीन हो गया। ये सिर्फ इथीन के 5 अणु थे, लेकिन ये अब एक बड़ा सा पॉलीथीन का अणु बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुलीकरण हमने ऊपर ऊपर से कुछ इस तरह से सीखा था। अब अगर मान लीजिए आपसे परिभाषा मांगी जाए बहुलीकरण की, तो परिभाषा आप क्या देंगे? तो देखिए, परिभाषा हमें बहुलीकरण की कुछ इस प्रकार से देनी पड़ेगी कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई एक उत्प्रेरक और की उपस्थिति तथा विशेष अवस्थाओं में, जैसा कि मैंने कहा था, उत्प्रेरक रहेगा और विशेष अवस्थाएं रहेंगी। इन विशेष अवस्थाओं के तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो दिया गया कार्बनिक यौगिक है, इसके एक से अधिक अणु, जैसे कि हमने उदाहरण में लिया था जो इथीन है, इसके 5 अणु लिए थे हमने, ठीक है? तो 5 से कहीं ज्यादा भी हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे n संख्या में। हमें नहीं पता कि कितने सारे अणुओं को हम एक साथ इकट्ठा करना चाहते हैं। तो एक से अधिक अणु आपस में संयुक्त होकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बहुलीकरण कहते हैं। मतलब यहाँ पे इथीन का उदाहरण लिया, तो इथीन के कई सारे अणु ये किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति में और विशेष अवस्थाओं के चलते आपस में इकट्ठा हो गए, और हमें क्या मिला था? हमें पॉलीथीन मिला था। हमें पॉलीथीन मिला था। तो इस तरह से हमारा बहुलीकरण परिभाषित किया जाता है, ठीक है? तो हम लोग अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि बहुलीकरण प्रतिक्रिया जो है हमें साधारणतः असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में ही देखने को मिलती है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, याद कीजिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कहीं ना कहीं पे कार्बन के बीच में या तो द्विबंधन है या तो त्रिबंधन है, तो इनको असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोनोमर और पॉलीमर क्या है इसकी। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि हमने इथीन से पॉलीथीन बनाया, तो उसमें क्या हुआ? उसमें मान लीजिए इथीन के n संख्या में हमने अणु लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे तो इथीन अकेला एक एक अणु n बार लिया गया, तो ये जो इथीन है इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमर। क्यों? क्योंकि ये एक अकेला अणु है। कई सारे अणु इकट्ठा लिए गए हैं, लेकिन हर एक अणु आपस एक एक है, वो अलग अलग है, जुड़े नहीं है अभी। अब जैसे ही हमने
इतने सारे यानी n संख्या के इथीन पर अपना उत्प्रेरक और विशेष अवस्था इनमें डाली, तो ये सारे के सारे इथीन आपस में जुड़ गए और इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो ये जब अकेला रहेगा तो मोनोमर रहेगा, और जब आपस में इकट्ठा होकर जटिल एक बड़ा सा यौगिक बन जाएगा, हम लोग इसको बोलेंगे पॉलीमर। तो मोनोमर और पॉलीमर ये हमें समझ में आ जाना चाहिए इस तरह से। तो बहुलीकरण प्रक्रिया में जिस छोटे कार्बनिक यौगिक, मतलब हमारे उदाहरण में ये इथीन था जो कि छोटा कार्बनिक यौगिक था, इसके एकाधिक अणु संयुक्त करके एक बड़ा कार्बनिक यौगिक का अणु बनाया जाता है। देखिए, जो छोटा कार्बनिक यौगिक है उसको हम लोग मोनोमर कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बहुलीकरण प्रतिक्रिया में जिस छोटे कार्बनिक यौगिक के एक से ज्यादा अणुओं को आपस में इकट्ठा कर लिया और फिर उससे हमने एक नया जटिल वाला बड़ा वाला कार्बनिक यौगिक का अणु बनाया, तो वो जो छोटा वाला कार्बनिक यौगिक था उसको हम लोग मोनोमर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मोनोमर में सीख लिया। अब पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? बहुलीकरण प्रक्रिया में छोटे कार्बनिक यौगिक के एकाधिक अणुओं को संयुक्त करके जो बड़ा कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। जो बड़ा वाला कार्बनिक यौगिक प्राप्त होगा उसको हम लोग पॉलीमर का नाम देंगे। अब हम लोग इथीन की बात कर रहे थे, तो एक नया उदाहरण ले लेते हैं। हम लोग अब अपना उदाहरण बदल देते हैं और हम लोग एसिटिलीन की बात करते हैं। एसिटिलीन यानी हम लोगों का जो आयुपैक नाम है एसिटिलीन का, वो क्या है? इथाइन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एसिटिलीन के n संख्या में हमने अणु इकट्ठा किए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने गर्म किए हुए तांबे के नली के ऊपर से भेज दिया। तांबा की नली के ऊपर से इसको भेज दिया, तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो एसिटिलीन है ये पूरा का पूरा आपस में इकट्ठा हो जाता है। अब इस संख्या को n की जगह पे अगर मैं 3 लिखूं तो ये जो एसिटिलीन है ये जो मुझे चीज देगा, देखिए ये 3 है तो ये 3 अब सामने चला आएगा, तो सामने चला आएगा, ब्रैकेट के बाहर रहेगा 3, तो इस ब्रैकेट को निकालने पे ये 2 तिया 6 और ये भी 2 तिया 6, यानी ये इस तरह से हो जा रहा है। ठीक है, C6H6, आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। ये देखिए C2H2 और बाहर ऐसे 3 लिखते हैं, तो उसी 3 को इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी ये हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एसिटिलीन या इथाइन जो है वो बदल गया एक नए बड़े से जटिल यौगिक में, जिसको हम लोगों ने बेंजीन का नाम दिया है। इसको बेंजीन कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, 3 एसिटिलीन के जो अणु है इनको अगर लाल तब तांबे के नली से प्रवाहित किया जाए, इस गैस को हम लोगों ने लाल तांबे के मतलब लाल तांबे को इतना गर्म किया कि वो लाल हो गया, तो इस हालत में उसको उसके नली से अगर पास करेंगे हम लोग तो हमें C6H6 यानी बेंजीन मिलेगा। तो ये है इथाइन यानी एसिटिलीन जिससे हमने बेंजीन बनाया। तो ये क्या हो गया? ये देखिए, ये है हमारा मोनोमर और ये है पॉलीमर। ठीक है, तो ये एसिटिलीन यानी इथाइन को एक एक करके अलग अलग 3 थे वो इकट्ठा किया गया है, इसलिए ये मोनोमर है, और उसके कई सारे इकट्ठा होके जब एक बड़ा सा यौगिक बन गया उसको हम लोगों ने पॉलीमर कहा। तो यहाँ पे वही कहा गया है, यहाँ C2H2 एक मोनोमर है और C6H6 पॉलीमर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखेंगे कि पॉलीमर अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर कौन कौन से हैं और उनके उपयोग क्या क्या हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले याद रखिए C2H4 ही वो कार्बनिक यौगिक है यानी इथीन, यही वो कार्बनिक यौगिक है जिससे जुड़े हुए सारे पॉलीमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी इस टेबल में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक यहाँ पे जो पॉलीमर आने वाला है उसको हम लोग पढ़ ही चुके हैं, यानी इथीन से जो पॉलीथीन बनता है वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, और उसके बस हमें उपयोग क्या क्या है वो देखने हैं। अब यहाँ पे और बाकी के दो कौन कौन से मोनोमर हैं जिनको हम लोग जोड़ के पॉलीमर बनाएंगे। एक मोनोमर तो हमने देख लिया, एक मोनोमर C2H4 यानी इथिन खुद है जिसका पॉलीथीन बनता है या पॉलीइथिलीन बनता है। ठीक है। तो और दो मोनोमर कौन कौन से हैं वो यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, C2H4 को क्या हम लोगों ने तो ये सीखा है कि C2H4 को ऐसे लिखा जा सकता है ना। हम लोगों ने इसके पहले एकदम विस्तार से ये सीख लिया है कि C2H4 को ऐसे फैला के भी लिखा जा सकता है, इसको रचनात्मक सूत्र कहते हैं। अब C2H4 में से एक H मान लीजिए निकाल के वहां पे हम लोगों ने एक क्लोरीन का परमाणु जोड़ दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। C2H4 के एक H को अगर अलग करके हमने वहां पे क्लोरीन जोड़ दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। और जब इसका एक पॉलीमर बनेगा तो उसके नाम के आगे में पॉली लगा देंगे तो वो हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब एक मोनोमर हमारा C2H4 खुद है यानी इथिन, दूसरा मोनोमर C2H4 में का एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया वो खुद है, वो है यानी विनाइल क्लोराइड। और तीसरा मोनोमर भी देखिए किस तरह से ये इथीन के साथ ही जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर मैं इथीन के सारे हाइड्रोजन को हटा के वहां पे फ्लोरीन बैठा दूं, ठीक है, फ्लोरीन बैठा दूं, तो इसको हम लोग बोलेंगे। देखिए, पहले इथीन था, इथीन से हाइड्रोजन माइनस कर दिया और F यानी फ्लोरीन बैठाया, तो हम लोग इसको बोलेंगे टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है। इथीन में का हाइड्रोजन हटा के 4 फ्लोरीन बैठे हैं, इसलिए टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, टेट्राफ्लोरोइथीन। अब अगर इसका मैं पॉलीमर बनाऊंगा तो उसको बोला जाएगा, अगर मैं आयुपैक नेम को ही ये करूं तो उसको बोला जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है। और अगर उसका साधारण नाम देखा जाए तो उसको कहते हैं टेफ्लॉन। ठीक है। तो आइए एकदम इसको विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले विनाइल क्लोराइड मैंने आपको बताया था, जब इथीन के एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन को बैठा दिया गया तो हमें मिलता है विनाइल क्लोराइड। अब इस विनाइल क्लोराइड के कई सारे अणुओं को आपस में इकट्ठा जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए, इसको इस पूरे चीज को मैं CH2, ये द्विबंधन बीच में का Cl, सॉरी C2CHCl ऐसे लिख सकता हूं। देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये CH2H2 को आगे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख के मान लेते हैं इसके कई सारे, कब कितने सारे मुझे नहीं पता, तो इसलिए n संख्या में सारे के सारे अणु आपस में जब जुड़ जाएंगे तो इनका बहुलीकरण हो जाएगा, यानी n को सामने में ऐसे लिख दिया, तो इसको बोलते हैं PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। तो ये हो गई हमारी, सबसे पहले मोनोमर को हमने सीख लिया, यानी हमने विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड देख लिया। अब पीवीसी क्या है? पीवीसी हम लोग देखते हैं कि इसके कई सारे ऐसे हम लोग टेबल, चेयर, कुर्सी, ये सब हमारे घर में ये जो आते हैं प्लास्टिक के हम लोग बोलते हैं, वो असल में पॉलीविनाइल क्लोराइड के हैं। ठीक है। उपयोग क्या है? देखिए, पीवीसी पाइप बनता है, कई सारे ऐसे पाइप होते हैं, नलों के पाइप, वो वाइट कलर के होते हैं देखिएगा, या ऑफ वाइट कलर के, वो पीवीसी पाइप है। इनसे कृत्रिम चमड़ा, यानी जो जिसको हम लोग फॉ लेदर बोलते हैं, वो चमड़ा, कृत्रिम आर्टिफिशियल लेदर, वो बनता है। इसका रेनकोट बनता है, इसका केबल जो बाहर का आवरण रहता है वो बनता है केबल का।
अच्छा, ये सारी चीजें इनसे बनती है। तो उपयोग के तौर पे अगर अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कुछ उपयोग लिखो, तो आपके पास ये सारे उपयोग है लिखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला यौगिक है वो इथिलीन खुद है। इथिलीन को साधारण, ये इथिलीन याद रखिएगा साधारण नाम है। आयुपैक नाम क्या है? आयुपैक नाम इथीन है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये जो इथीन है, इसको हम लोग बहुलीकरण करेंगे तो वो हो गया पॉलीथीन। और अगर साधारण नाम से हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे तो पॉलीइथिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन, ये आयुपैक नाम है, क्योंकि इथीन से पॉलीथीन, और ये इथिलीन से पॉलीथिलीन, तो ये साधारण नाम है। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही काम हुआ है कि हम लोगों ने इस यौगिक को इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया है, इसका रचनात्मक रूप नहीं दिया है। और इसको n संख्या में अगर लिया जाए तो n संख्या में लेने पे ये ब्रैकेट के सामने, इसको ब्रैकेट में बंद करके सामने में n लिख दिया है। तो ये चीज हो गई हमारे लिए पॉलीथीन। अब इसका उपयोग क्या है? बहुत सारे उपयोग हैं, हमें पता है, अपने जीवन में हमने देखे हैं। खिलौने बनते हैं, थैले बनते हैं, बोतल बनता है, ठीक है, तारों का कुचालक आवरण यानी तार के ऊपर जो इंसुलेशन कवरिंग रहती है वो बनता है। तो कई सारे उपयोग होते हैं, आप खुद से भी अगर दिमाग में कोई और उपयोग आए तो आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये देखिए टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इथिलीन की जगह पे इथीन भी लिख सकते हैं आप। तो इथीन याद रखिएगा आयुपैक नेम, इथिलीन साधारण नाम। तो देखिए, इथीन के सारे हाइड्रोजन को हटा दिया गया है और सब जगह पे फ्लोरीन बैठा दिया गया है, इसलिए टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब इसका पॉलीमर बनाएंगे तो क्या इसको ऐसे लिख दें? ऐसे देखिए, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके n संख्या में सारे यौगिक आपस में इकट्ठा हो गए हैं, ये हो गया। तो ये इस नाम के आगे में पॉली बैठा देंगे तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन या पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन ऐसा नाम हो सकता है। और साधारण नाम जो सब जानते हैं, जिसका उपयोग ज़्यादातर होता है, वो है टेफ्लॉन। तो ये टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन आप देखिएगा, आपके घर में अगर नॉन स्टिक तवा है तो वो नॉन स्टिक तवा में लिखा हुआ रहता है टेफ्लॉन कोटिंग के साथ आते हैं। टेफ्लॉन कोटिंग, इन तवों में जो कोटिंग रहती है उसके कारण से उसमें खाना चिपकता नहीं है बनते समय, खाना जब बनाया जाता है। तो देखिए, प्रेशर कुकर का जो गैसकेट है, उसका वाल्व है, प्रेशर कुकर में जो गैसकेट, वो काले रंग का गैसकेट होता है, वो टेफ्लॉन का बनता है। उसका जो वाल्व होता है प्रेशर कुकर का, वो बनता है। नॉन स्टिक बर्तन बनते हैं, प्रयोगशाला में जो बर्तन बनते हैं उनमें भी प्रयोग करने के लिए हम लोग कई सारे केमिकल को गर्म करते हैं, उनमें प्रतिक्रिया करते हैं, तो देखना पड़ता है कि उनमें केमिकल चिपक ना जाए। तो ये केमिकल चिपके ना, इसलिए उन पे भी टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है। तो इसलिए प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले बर्तन, ये सब बनाने में टेफ्लॉन का उपयोग होता है। तो देखिए, हम लोगों ने 3 मोनोमर सीखे हैं और उनके पॉलीमर और उपयोग सीख लिए हैं। इंपॉर्टेंट है, आप भी अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अपघट्य तथा अनअपघट्य बहुलक मतलब होता है, अपघट्य मतलब होता है डिग्रेडेबल, मतलब जो धीरे धीरे सड़ के, गल के, वो उनका अस्तित्व धीरे धीरे बाकी चीज़ों के साथ मिल जाए, ठीक है। ऐसे लोगों को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। अनअपघट्य मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत धीरे गले या सड़े, या जिनमें कभी सड़न ही ना आए, वो वातावरण में उसी प्रकार से रह जाए सालों साल, तो ऐसे चीज़ों को नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अनअपघट्य बोला जाता है। तो यहाँ पे जो बहुलक हैं ये दोनों ही प्रकार के हैं, या तो ये बायोडिग्रेडेबल रहेंगे यानी सड़ने गलने वाले रहेंगे, या तो फिर अनअपघट्य रहेंगे यानी बहुत धीरे सड़ेंगे या गलेंगे, या तो फिर बिल्कुल ही नहीं वो डिग्रेड होंगे। तो देखते हैं, देखिए, अपघट्य बहुलक, जैव बहुलक जो कि सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब जो चीज़ें हैं ये जैव अपघट्य हैं, जैव बहुलक है। मतलब ये कार्बनिक, ये प्रकृति में ही बनते हैं, ये जो कार्बनिक यौगिक हैं। तो इनको कोई प्रयोगशाला में नहीं बनाता,
प्रयोगशाला में बना सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति में ही बनते हैं। तो इसलिए इत्यादि ये जो जितने भी जैव हैं ये अपघट्य, जैव अपघट्य है, यानी इनको ये इनमें सड़ांग होती है, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन अनअपघट्य बहुलक कौन से वाले होते हैं? जितने भी हम लोग प्रयोगशाला में पॉलीमराइजेशन करके बनाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये लोग बायोडिग्रेड नहीं होते हैं। ये लोग उसी तरह से वातावरण में रह जाते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैव मृदु एवं कठोर अपमार्जक क्या है। अपमार्जक मतलब होता है डिटर्जेंट, यानी जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं उनको बोला जाता है डिटर्जेंट। जब कोई अपमार्जक यानी डिटर्जेंट मृदु होगा तो वो अपघट्य होता है, यानी वो बायोडिग्रेडेबल होता है। जब कोई अपमार्जक कठोर होगा तो इसका मतलब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी बहुत धीरे धीरे वो सड़ेगा गलेगा, या तो फिर बिल्कुल ही सड़ेगा गलेगा नहीं, यानी वातावरण को वो प्रदूषित करेगा। तो देख लेते हैं, जैव मृदु अपमार्जक यानी बायो सॉफ्ट डिटर्जेंट, ये वे अपमार्जक है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, ये वे अपमार्जक हैं जो अपघट्य हैं। अपघट्य यानी ये बायोडिग्रेडेबल है, उन्हें जैव मृदु अपमार्जक कहते हैं। उदाहरण याद रखिएगा, एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये उदाहरण बस याद रखिएगा। अब आगे, ये जो जैव मृदु अपमार्जक है ये जल के स्रोतों में घुल जाते हैं और प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, इनमें कोई प्रदूषण करने की शंका नहीं होती है। अब जैव कठोर अपमार्जक क्या है? ये बायो हार्ड डिटर्जेंट, ये अपघट्य नहीं है, ये अनअपघट्य है। तो क्या हो जाएगा? इनसे प्रदूषण फैलेगा। इसका उदाहरण क्या है? सोडियम 4 बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम 4 बेंजीन सल्फोनेट इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो कि जल स्रोतों में घुलकर प्रदूषण उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्यों प्रदूषण उत्पन्न करेंगे? क्योंकि इनकी जो डिग्रेड होने का जो समय है वो बहुत धीमा है, मतलब ये धीरे धीरे अपघट्य हो रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये प्रदूषण फैला रहे हैं। अब आगे, पॉलीमर पदार्थों के हानिकारक प्रभाव, मतलब जितने भी पॉलीमर हैं जो कि बनाए जाते हैं, इनके जो अब अनअपघट्य है यानी बायोडिग्रेड नहीं हो रहे हैं, इनसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा इसका? तो देखिए, जैव अनअपघट्य होने के कारण यानी ये बायोडिग्रेडेबल ना होने के कारण कृत्रिम पॉलीमर जैसे पॉलीथीन हमारे वातावरण में जमा होते रहते हैं। ये तो हमें सबको अब तक पता ही चल चुका होगा, हमारे आसपास हमेशा पॉलीथीन पड़ा हुआ दिखता है। तो इसकी समस्याएं क्या क्या है, क्यों हमारे लिए ये बहुत बड़े समस्या का कारण है? तो देखिए, सबसे पहले समस्या, जल में, शहरों में जो जल का निकास व्यवस्था होता है, यानी जो ड्रेन, सुअर होल, ये सब जितना भी होता है, हाई ड्रेन होता है, गटर में, नालियों में, इन सब में प्लास्टिक जाम हो जाएगा। इन सब में जाम होने के कारण क्या होगा? हल्की भी बारिश होगी तो पानी जम जाता है। अब आप बताइए, कहीं पे अगर खराब पानी या तो फिर पानी मतलब ऐसे ही जमा रहे तो वहां पे क्या होता है? मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर से कई सारे रोग होते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारे के सारे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, खराब कहीं पे भी अगर मान लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम, जो जल निकास व्यवस्था जो जहां पे भी खराब है, उस खराब जगह पे जो गंदगी फैल रही है उसके कारण सिर्फ मच्छर पैदा नहीं हो रहे हैं, बाकी सारे जो जल से फैलने वाले, खराब जल से फैलने वाले रोग हैं वो भी हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है, वातावरण में जमा हुए पॉलीमर कभी कभी जानवर खा लेते हैं इनको, और उनके पेट में ये कभी नहीं पचता, तो इससे इन जानवरों की मौत भी हो जाती है, धीरे धीरे इनका शरीर दुर्बल होने लगता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आगे, श्रृंगार प्रसाधन यानी जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, इन कॉस्मेटिक्स में माइक्रो बीड्स होते हैं, छोटे 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 प्लास्टिक के दाने होते हैं।
ठीक है, ये दाने क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे कि स्किन को, हमारे त्वचा को स्क्रब करने के लिए, इसके पोर्स को क्लीन करने के लिए ये माइक्रोबीड्स होते हैं। तो ये सारे माइक्रोबीड क्या होते हैं? माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, जो कि आसानी से पानी में मिल जाते हैं। मिलके ये धीरे धीरे समुद्री जीव, अब सारा पानी तो जा रहा है समंदर में, ये नालियों से होते हुए धीरे धीरे नदियों में पड़ता है, नदी बह के जाती है समंदर में। तो इसका मतलब ये सारा का सारा माइक्रोबिट जो जितना पूरी दुनिया में जमा हो रहा है, वो पूरा जा रहा है समंदर में, और समंदर में जितने भी जीव हैं उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसके बाद मिट्टी में जो पॉलीमर जमा हो गया, ये सूरज की रोशनी पाकर, आप देखिएगा, कड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे ये टूटने लगते हैं छोटे छोटे कणों में। और ये छोटे छोटे कणों में टूटकर भी ये जो कण है, ये आपस में मिलकर मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, और मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसका जो उपजाऊपन है, उसको नष्ट कर देते हैं। तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह पाएगी, उसकी जो क्षमता है कि कोई फसल पैदा करे या तो फिर वहां पे कोई पेड़ पौधा उगे, वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे। तो ये समस्याएं पॉलीमर पदार्थों के कारण उत्पन्न हो रही है हमारे लिए। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं और विस्तारित रूप से इथाइन यानी एसिटिलीन के बारे में सीख लेते हैं। तो देखिए, शुरुआत हम लोग करते हैं इथाइन यानी एसिटिलीन के औद्योगिक उत्पादन से। इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम कार्बाइड की, और वो कैल्शियम कार्बाइड हमें बनाना पड़ता है कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग कोक के साथ, यानी कार्बन का ही एक रूप होता है जिसको कोक कहते हैं, कोक, ठीक है, कोक। तो इसको हम लोग भट्टी में गर्म करेंगे 3000 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या होगा? तो होता यह है कि ये जो कार्बोनेट, कैल्शियम के साथ जो कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट इतनी गर्मी पाकर पूरा ही अलग हो जाता है, और अलग होने के कारण ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन के उससे अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी जो चीज़ है वो है कैल्शियम कार्बाइड हमें मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा कार्बोनेट अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे कार्बोनेट में तो एक ही कार्बन के अलग हुआ था, तो यहाँ पे टोटल कितने हमें कार्बन लग रहे हैं? यहाँ पे ये एक कार्बन लग गया, ये एक कार्बन लग गया, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का दो कार्बन लग गया। तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो इसका मतलब हमें 4 कार्बन चाहिए इस साइड भी। पहले से यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये हमने 3 और ले लिया। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इथाइन एसिटिलीन के औद्योगिक उत्पादन के लिए कैल्शियम कार्बाइड बनाना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को कोक के साथ 3000 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बाइड जो बना, इससे हम लोग इथाइन एसिटिलीन बनाएंगे। किस प्रकार से बनाते हैं वो देखते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बाइड बना, इसको अब हम लोग पानी में मिला देंगे। पानी में मिलाते ही क्या होता है, ये कैल्शियम इस पानी के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन को यहाँ पे ये जो पानी है, इस पानी को अगर हम लोग किसी तरह से तोड़ पाए तो H+ और OH- वाले आयन मिलते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, Ca के ऊपर यानी कैल्शियम के ऊपर 2+ आते हैं, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो CaOH2 इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए कि ये जो कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड मिला है, यहाँ पे 2 बार हाइड्रोक्साइड आया है, लेकिन एक पानी का अणु तो एक ही बार हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो इसका मतलब मुझे 2 पानी के अणु चाहिए। तो 2 पानी के अणु चाहिए, तब जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो पाएगा यहाँ पे। अब
यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे O और H यहाँ पे 2 बार निकल चुके हैं, तो बचा क्या, यहाँ पे ये कैल्शियम के साथ जो कार्बन था वो बचा रह गया, और यहाँ पे का 2 हाइड्रोजन बचा रह गया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके। देखिए फिर से एक बार और बता देते हैं, ये कैल्शियम कार्बाइड जो हमें यहां से मिला, इस प्रतिक्रिया में मिला, इसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसके साथ पानी मिला रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कितने अणु चाहिए पानी के, तो वो जो संतुलित करने की क्रिया है वो कैसे हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए पानी में H प्लस और OH माइनस, एक पानी के अणु में एक H प्लस और एक OH माइनस का आयन रहता है। तो अब ये जो OH माइनस है ये कैल्शियम के साथ जुड़ेगा, लेकिन कैल्शियम के पास तो 2 प्लस रहते हैं, तो कितने OH माइनस जुड़ने चाहिए, देखिए 2 OH माइनस जुड़ने चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस है इसलिए। तो अब ये जो OH है ये 2 कब आएगा, जब पूरा का पूरा पानी 2 बार रहेगा, तब एक पानी में एक OH माइनस तैयार होता है, तो 2 पानी के अणु चाहिए, तो 2 हो गए OH माइनस तैयार। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के भी आयन वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम के साथ OH2 मतलब OH होल 2 ऐसे जुड़ गया, हाइड्रोक्साइड जुड़ गया, तो यहाँ का जो ये जो कार्बन, 2 कार्बन थे ये अलग हो गए, ये अलग होके कहाँ जाएंगे, इसके साथ मिल जाएंगे, यानी ये वाले हाइड्रोजन के, तो C2H2 ये क्या बन गया हमारा, इथाइन बन गया। तो इस तरह से हम लोग औद्योगिक उत्पादन के लिए हमारा इथाइन यानी एसिटिलीन को तैयार करते हैं। एसिटिलीन का औद्योगिक उत्पादन किस तरह से होता है, हम लोग कैल्शियम कार्बाइड से उत्पादन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कोक, इसको कार्बन नहीं लिखिएगा, इसको कोक लिखिएगा, कार्बन मिलाते हैं और भट्टी में 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। तो क्या बनेगा, ये जो कार्बोनेट है ये पूरी तरह से ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, और जो एक बचा कार्बन है वो इसके साथ एक्स्ट्रा जुड़ के ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कैल्शियम कार्बाइड बन गया। अब ये कैल्शियम कार्बाइड को हम क्या करेंगे, पानी के साथ मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे नाम लिख दिया है सब, इसको हम लोग पानी के साथ मिलाएंगे। पानी के साथ मिलाने पे क्या हो जाता है, पानी के साथ मिलाने पे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है मैंने, यहाँ पे 2 बैठा लीजिएगा, तब ये संतुलित होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, आप ये गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पानी के अणु होंगे तब जाके ये संतुलित होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एसिटिलीन बनाने का एक औद्योगिक प्रक्रिया हमने देख लिया। दूसरी प्रक्रिया जो औद्योगिक रूप से अगर एसिटिलीन बनाना है वो क्या है, अगला जो तरीका है एसिटिलीन बनाने का, वो उसको हम लोग विद्युत भंजन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक आर्क में से हम लोग एक गैस को पास करवाएंगे। कौन से गैस को, हम लोग मीथेन को इलेक्ट्रिक आर्क में से पास कराएंगे। इलेक्ट्रिक आर्क यानी विद्युत चाप में से पास कराएंगे। चाप मतलब क्या होता है, किसी वृत्त का हिस्सा, उसको चाप बोलते हैं। ठीक है, ये एक वृत्त हो गया, इस वृत्त को के कुछ हिस्से को अगर हम लोग, इस वृत्त के कुछ हिस्से को अगर हम लोग काटे तो कुछ इस तरह का एक इसकी आकृति देखने को मिलती है। इसको हम लोग हिंदी में चाप बोलते हैं, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। तो इस तरह से विद्युत का एक आर्क यानी इलेक्ट्रिक आर्क, यानी ऐसे मान लीजिए एक तार है जिसमें से विद्युत जारी है, वैसा हमने अगर बना लिया, तो ऐसे विद्युत चाप में 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान अगर हम लोग बना पाए तो ये मीथेन का विद्युत भंजन हो जाएगा, यानी क्रैकिंग हो जाएगी। और विद्युत भंजन होने पर हमें जो मिलेगा वो है एसिटिलीन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, एसिटिलीन में 2 कार्बन है लेकिन मीथेन के पास तो एक ही कार्बन है, तो क्या करें, यहाँ पे 2 मीथेन लेंगे तब जाके हमें एसिटिलीन मिलेगा। 2 मीथेन के अणु, तो 2 मीथेन के अणु का विद्युत भंजन किया तो हमें C2H2 यानी एसिटिलीन मिला। अब ध्यान से देख के बताइए, देखिए इस तरफ एक मीथेन के अणु में 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो हमने 2 अगर मीथेन के अणु लिए तो कुल मिला के हमारे पास
8 हाइड्रोजन के अणु हो जाएंगे। तो देखिए एसिटिलीन में तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो C2H2 बन गया, लेकिन बाकी बचे 6 हाइड्रोजन वो इस तरह से हाइड्रोजन गैस बना के निकल जाएंगे। तो इस तरह से विद्युत चाप यानी इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से हम लोग मीथेन गैस को बदल सकते हैं एसिटिलीन में। तो वही हमारा अगला औद्योगिक उत्पादन है एसिटिलीन का, जिसको थर्मल क्रैकिंग बोलते हैं। तो देखिए कैसे मीथेन, इसके 2 अणु लिए गए, 1500 डिग्री सेल्सियस का विद्युत चाप दिया गया, जिससे हमें क्या मिल गया, हमें अपना एसिटिलीन मिल गया और हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। तो इस तरह से हमारे पास एसिटिलीन आ जाता है। अब हम लोग इथाइलिन यानी एसिटिलीन के रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो रासायनिक गुण है उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजिनेशन। यही चीज हमने इथीन में भी की थी, तो उसको फिर से हम लोग यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा एसिटिलीन है, इसके साथ हमें हाइड्रोजनेशन इसका करना है, यानी हाइड्रोजन का संयोग करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, हमारे पास निकेल होना चाहिए और 250 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। तो क्या होता है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ध्यान दीजिए जैसे ही 2 हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये हो गया C2H4, यानी ये अभी है इथाइन, ये अब हो गया है इथीन। इसके साथ फिर से हाइड्रोजन जोड़ेंगे। याद कीजिए ये प्रतिक्रिया हम लोग कर चुके हैं इसके पहले। इसके साथ अगर फिर से हाइड्रोजन जोड़ दिया तो अब ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा C2H6 यानी इथेन। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हम लोग एल्कीन से एल्केन तक, सॉरी एल्काइन से एल्केन तक कैसे पहुंच सके। कोई भी आपको एल्काइन दे दिया, उससे आपको एल्काइन पहुंचना है। जैसे कि मान लीजिए आपको प्रोपाइन दे दिया, प्रोपाइन, तो भी तरीका यही होगा, ठीक है, तो भी तरीका यही होगा। प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या है, हम लोग CnH2n-2 लगाएंगे। तो प्रोपाइन का तरीका, प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होगा, C3H4, ये हो गया प्रोपाइन। इसके साथ और 2 हाइड्रोजन अगर जोड़ेंगे, हमारे पास निकेल होना चाहिए, 250 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, हमें मिल जाएगा C3H6, यानी हो गया क्या फॉर्मूला, CnH2n। देखिए 2 हाइड्रोजन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है CnH2n हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपीन। प्रोपाइन से हम लोग पहुंच गए प्रोपीन तक। प्रोपीन के साथ और 2 हाइड्रोजन अगर जोड़ेंगे, हमारे पास निकेल और 250 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, हमें मिल जाएगा प्रोपेन। इसको ठीक से लिखते हैं, ये C3H8, ये हो गया प्रोपेन। तो आपको अगर कभी भी माध्यमिक में ये क्वेश्चन आए कि एल्काइन से एल्केन तक कैसे पहुंचे, आपके पास निकेल होना चाहिए, 250 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, आप 2 हाइड्रोजन जोड़ते हुए पहुंच जाएंगे 2 बार में, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी यौगिक का अगर एल्काइन दे दें तो आप एल्केन तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का के साथ संयोजन, उसी को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, और ये हमने जो अभी देखा वही है निकेल उत्प्रेरक, 250 डिग्री सेल्सियस का तापमान, यहाँ से हम लोग 2 हाइड्रोजन जोड़ के यहाँ पहुंच गए, यानी इथाइन से इथीन पहुंच गए, और इथीन के साथ और 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये रहना चाहिए, हम लोग इथेन पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरह से एसिटिलीन का जो रासायनिक गुण है उसका पहला चरण हमने देख लिया। अगला क्या है, अगला होता है ब्रोमिनेशन, कहेंगे हम इसको, ठीक है। असल में ये होगा हैलोजिनेशन,
देखिए बात को समझिए। हैलोजन, हैलोजन कौन है? हैलोजन में फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, ठीक है, और क्या आएगा? और आएगा एस्टेटीन आएगा। इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ये इनमें ही रहते हैं, बात करते हैं। देखिए, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लोग हैं। इन सब को अगर मैं किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जोड़ दूं तो हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन हो गया। जैसे हाइड्रोजन जोड़ने पे हाइड्रोजिनेशन हो रहा था, वैसे ही हैलोजिनेशन होता है हैलोजन के जोड़ने पे। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ अगर हम लोग कोई हैलोजन जोड़ें तो हम लोग बोलेंगे हैलोजिनेशन प्रतिक्रिया। अगर इसमें से फ्लोरीन जोड़ा गया तो उस हैलोजिनेशन को बोला जाता है फ्लोरीनेशन। क्लोरीन जोड़ेंगे तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन जोड़ेंगे तो ब्रोमिनेशन, और हमें देखना है ब्रोमिनेशन प्रतिक्रिया। तो ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन जुड़ रहा है तो देख लेते हैं। देखिए हमारा यौगिक है C2H2 यानी एसिटिलीन। इस C2H2 को हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं। इसके साथ जब ब्रोमीन जुड़ेगा तो ये तीन बंधन यहाँ पे है, तीन सहसंयोजी बंधन, इनमें से एक एक बंधन टूट जाएगा और टूट के यहाँ पे ये दो ब्रोमीन उन जगहों पर जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो दो ब्रोमीन है ये भी आपस में सहसंयोजी, एकल सहसंयोजी बंधन यानी एक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये भी टूटेगा और यहाँ का एक बंधन भी टूटेगा और एक ब्रोमीन इसके साथ, इस सी के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा ब्रोमीन दूसरे सी के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये पहले से ये हाइड्रोजन है, इधर यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, एक बंधन टूट गया, एक बंधन टूट के उसके जगह पर ये बंधन टूट गया और एक एक ब्रोमीन बैठ गया। और ये जो प्रतिक्रिया होती है ये ब्रोमीन वाली, इसमें कोई उत्प्रेरक नहीं लगता, क्योंकि ब्रोमीन को सिंपल आप पानी में मिला के इसके साथ मिला दीजिए, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और यही प्रतिक्रिया हम लोग पिछली बार जब ईथीन पढ़ रहे थे तब भी हमने किया था। और याद कीजिए, मैंने कहा था कि ये आपका क्या है, ये आपका एक इंडिकेटर है कि आप जो यौगिक ब्रोमीन के पानी के साथ लगा रहे हैं वो एक असंतृप्त यौगिक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के पानी का भूरा रंग इसमें बदल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इथीन जहां पे मैंने समझाया है अच्छे से वो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, फिर से ब्रोमीन यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, ध्यान दीजिए, अगर ये ब्रोमीन की जगह पे हाइड्रोजन होता तो इसको हम लोग इथीन बोलते, लेकिन ब्रोमीन के जगह पे हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन के जगह पे दो ब्रोमीन है, तो हम लोग दो ब्रोमीन के लिए लगाएंगे डाई ब्रोमो। और ये डाई ब्रोमो क्यों कहाँ आया? दो हाइड्रोजन को हटा के आया, वो दोनों होते तो इथीन होता, लेकिन वो दोनों नहीं है, दो ब्रोमीन है, तो इसलिए डाई ब्रोमो इथीन। अब आगे इसको, और यहाँ पे क्योंकि और एक बंधन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसको और तोड़ा जा सकता है और वहां पे ब्रोमीन को जोड़ा जा सकता है। ब्रोमीन के पानी को फिर इसमें मिलाएंगे तो इनमें दोनों में से एक बंधन फिर से टूट जाएगा। तो ये ब्रोमीन ऊपर, ये इधर हाइड्रोजन, और ये जो बंधन यहाँ पे था वो टूट के फिर से देखिए ये भी एक ब्रोमीन हो गया, ये भी एक ब्रोमीन हो गया। तो अब देखिए, अगर ये चारों ब्रोमीन की जगह पे हाइड्रोजन होते तो हम लोग इसको बोलते इथेन, लेकिन ये चार हाइड्रोजन है तो हम लोग इसको बोलेंगे टेट्रा ब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे 1 2 लगा सकते हैं, देखिए ये 1 ये 2 इस तरह से लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी टेट्रा ब्रोमो इथेन के नाम के आगे में दो बार 1, क्योंकि दो बार यहाँ पे एक में ही दो दो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो दो बार 1 1, इसमें एक नंबर कार्बन में दो बार ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और 2 2 फिर से दो नंबर कार्बन में दो बार ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो 1 1 2 2 टेट्राब्रोमो इथेन भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये एकदम एक्यूरेट अगर आपको जाना है तो, नहीं तो साधारणतः इसको डाइब्रोमोइथेन, इसको टेट्राब्रोमोइथेन कहते हैं। तो देख लेते हैं ब्रोमिनेशन यानी ब्रोमीन के साथ संयोजन, जिसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए एसिटिलीन के साथ ब्रोमीन, इसको मिलाया तो यहाँ पे एक ब्रोमीन आके बैठ गया, इधर भी एक ब्रोमीन आके बैठ गया आराम से। तो ये हो गया आपका 1,2-डाइब्रोमोइथीन, या तो फिर डाइब्रोमोइथीन बोल दीजिए, सिंपली वही काफ़ी है। और फिर से इसके साथ अगर मैं ब्रोमीन को मिलाऊं तो ये हो गया 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन, या तो फिर टेट्राब्रोमोइथेन। 4 ब्रोमीन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये डाइब्रोमोइथीन, टेट्राब्रोमोइथीन ऐसे बोला जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो एसिटिलीन का रासायनिक गुण है ये ब्रोमिनेशन दिखाता है। देखिए प्रतिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगी। ध्रुवीय घोलक, ध्रुवीय घोलक जल, ये जल ध्रुवीय घोलक क्यों है? क्योंकि जल में, जल का जो अणु है, देखिए ये जल का जो अणु है ना, जल के अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इस तरह से रहते हैं। और इस तरह से जब रहेंगे तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को साझेदारी में रखा है, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला इधर ऑक्सीजन फिर से एक और साझेदारी किए हुए है। देखा ये गया है कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच के रखता है, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा माइनस आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा प्लस आवेश आ जाता है। ये डेल्टा लिखने पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मान के चलिए कि ये जो साझेदारी है, इस साझेदारी में ऑक्सीजन ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींच के रखा है, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आवेश हल्का सा आता है और इनके ऊपर हल्का प्लस आवेश आता है। इसके कारण से ये, इसको बोला जाता है ध्रुवीय गोलक। इसके 2 ध्रुव तैयार हो गए हैं। ठीक है, इस बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, माध्यमिक में इतना आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए जल को ध्रुवीय घोलक बोलते हैं। तो इस जल में आसानी से ये ऊपर जो दिखाई गई प्रतिक्रिया है ये हो जाती है। अब हमारा जो एसिटिलीन का उपयोग है वो देख लेते हैं। एसिटिलीन का उपयोग जो कृत्रिम रबर है उसको बनाने में किया जाएगा। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हम लोग वेल्डिंग के समय पे अक्सर देखते हैं, जैसे वो एक गैस चेम्बर रहता है और एक पाइप रहता है, उसमें से ऐसे ज्वाला निकलती है, फ्लेम निकलती है, जिससे वेल्डिंग का काम किया जा रहा है या तो फिर किसी धातु को काटने का काम किया जा रहा है। तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाने में इसका उपयोग होता है। कांच के उद्योग में भी एसिटिलीन का उपयोग होता है। कांच के उद्योग में हमारा जो कांच, घरों में जो कांच बनता है, आईने का, खिड़कियों का, वो सब। खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव, किसी भी खाने को बहुत दिन तक अच्छा रखने के लिए ताकि वो ना सड़े, उसका उसको मतलब सुरक्षित रखने के लिए हम लोग इसको खाद्य परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और एसिटिक अम्ल भी बनाया जाता है इससे, एसिटल्डेहाइड भी बनाया जाता है। एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटल्डेहाइड क्या है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं, तो इनके उत्पादन में भी ये होता है। तो यहाँ पर ही हमारा ये भाग खत्म होता है। पढ़ते रहिए अगले भाग तक, तब तक के लिए धन्यवाद।